हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का राज राज कॉमिक्स में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं डाकू चिड़िया का दूसरा भाग। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं डाकू चिड़िया का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने देखा था कि बांकेलाल मन ही मन योजना बना रहा होता है कि डाकू चिड़िया को कैसे विशालगढ़ में लाया जाए, और डाकू चिड़िया कुएं में से खजाना निकाल रहा होता है। अब आगे देखते हैं। बांकेलाल डाकू चिड़िया से कहता है, डाकू चिड़िया, एक बैलगाड़ी तो खजाने से भर चुकी है। डाकू चिड़िया कहता है, ठीक है, अब दूसरी बैलगाड़ी भरनी शुरू करो। तब डाकू चिड़िया कहता है, बांकेलाल, ये लो आखिरी मुद्रा। बांकेलाल कहता है, इसको तो मैं स्वयं ही लपक कर यहाँ से चलने को तैयार खरी बैलगाड़ियों में डाल दूंगा। ही। डाकू चिड़िया कहता है, बांकेलाल, खजाना तो मैंने बाहर निकाल दिया, मगर अब मैं बाहर कैसे निकलूँगा। बांकेलाल मन ही मन सोचता है, तुम्हें स्वयं ये कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है डाकू चिड़िया, क्योंकि मेरे जाने के पश्चात तुम्हारे साथ ही आकर तुम्हें बाहर निकालेंगे। ही। और बांकेलाल बैलगाड़ी पे सवार होकर वहाँ से चल पड़ता है। डाकू चिड़िया कहता है, अरे, बैलों के गले में बंधी घंटियां क्यों टनटना रही है। बांकेलाल, दुष्ट धोखेबाज, ये गद्दारी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, तू मुझसे बच नहीं पाएगा। बांकेलाल कहता है, उसके लिए तुम्हें विशालगढ़ में आना होगा, मैं वहाँ महल में रहता हूँ। डाकू चिड़िया बांकेलाल से बुरी तरह चिढ़ गया था। डाकू चिड़िया सोचता है, बांकेलाल धोखा दे गया, परंतु मैं उसको लूट तो चुका ही था। अब यदि हमने उसको मुंडीराज की उपाधि नहीं दी तो हम सबके प्राणों पर भी भयंकर संकट आन पड़ेगा। अरे, कोई है, मुझे बाहर निकालो। बांकेलाल खजाने से लदी बैलगाड़ियां लेकर विशालगढ़ की ओर बढ़ चला। बांकेलाल सोचता है, अब तो डाकू चिड़िया को विशालगढ़ आना ही होगा। हिक चल करते हुए बैलगाड़ी को आगे बढ़ाता है वो। इधर उसी समय विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के राज दरबार में बाकी सब राजाओं के साथ बैठक हो रही थी। उनमें से एक राजा कहता है, डाकू चिड़िया का आतंक सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। उसको अभी तक कोई भी पकड़ नहीं पाया है महाराज। सेठ साहूकारों एवं राजाओं को अपने प्राणों की चिंता होने लगी है, इसलिए हम सब इस विकट समस्या के समाधान हेतु आपके पास आए हैं। देर सवेर डाकू चिड़िया यहाँ आ भी सकता है, आखिर सबसे बड़ा खजाना तो आपके पास ही है। तब राजा विक्रम सिंह कहते हैं, मेरा सबसे बड़ा खजाना तो बांकेलाल और उसका कुशाग्र मस्तिष्क है सेनापति। बांकेलाल कहाँ है, उसको तुरंत यहाँ बुलाओ। तभी वहाँ बांकेलाल आता है। बांकेलाल स्वयं हाजिर हो गया महाराज। ही। उनमें से एक राजा कहता है, बांकेलाल, तुम ऐसी विकट स्थिति में प्रसन्न हो। डाकू चिड़िया ने सबकी नाक में दम कर रखा है। बांकेलाल कहता है, उसका हल मैंने सोच लिया है। तब सभी राजाएं पूछते हैं, भला क्या। बांकेलाल कहता है, किसी प्रकार छुप छुपा कर आप अपना धन यहाँ ले आइए। यहाँ मैंने एक घाटी को खाली करवा दिया है और वहाँ पर ढप्पोर नगरी के राजा बलवान सिंह ताकती का खजाना भी रख दिया है। आप सभी राजाओं का खजाना भी उस घाटी में रखवा कर हम वहाँ सेना तैनात कर देंगे। फिर किसी की क्या मजाल कि उधर झांक भी सके। इस प्रकार आपका खजाना सुरक्षित हो सकेगा। ही। तब सभी राजा बांकेलाल के इस बात से सहमत हो जाते हैं और फिर कहते हैं, और जब डाकू हमारा खजाना ही नहीं लूट पाएंगे तो फिर हमें मारेंगे भी नहीं। सारे राजा कहते हैं, हम तैयार हैं, हम खजाना विशालगढ़ पहुंचाने का इंतज़ाम करते हैं। बांकेलाल मन ही मन सोचता है, वाह, अब आएगा मज़ा, क्योंकि जब डाकू चिड़िया को किसी भी राजा के पास कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो सीधा विशालगढ़ ही पहुंचेगा। बांकेलाल कहता है, सेनापति, खजाना घाटी की सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती की व्यवस्था करो। ही। राजा विक्रम सिंह कहता है, वो दुष्ट डाकू चिड़िया यदि विशालगढ़ आए तो उसका एक भी आदमी यहाँ से बचकर नहीं लौटना चाहिए। सेनापति कहता है, ऐसा ही होगा महाराज। फिर सेनापति सोचता है मन ही मन, खजाने के साथ मुझे सर्वप्रथम तो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। फिर एक एक कर आने लगा राजाओं का खजाना घाटी में। सेनापति कहता है,
अरे भिखारियों की भीड़ खजाना घाटी की तरफ आ रही है, यहाँ खजाना रखा जा रहा है, बांटा नहीं जा रहा। तभी उनमें से एक भिखारी कहता है, सेनापति मंगते के रूप में मैं राजा चंद्रगुप्त हूँ और भिखारियों के रूप में ये मेरी सेना और मेरे सेठ साहूकार हैं जो अपना धन खजाना लेकर यहाँ रखने आए हैं। ही। सेनापति कहता है, ओह। राजा विक्रम सिंह सोचने लगता है, राजा चंद्रगुप्त। तभी फिर भिखारी कहता है, डाकुओं से बचने के लिए हमें ऐसा रूप धारण करना पड़ा है। ही। चलो सारा धन महाराज विक्रम सिंह की सुरक्षा के खजाना घाटी में रख दो। सेनापति कहते हैं, ठहरो, पहले धन का विवरण कोषाध्यक्ष तो होने दो। खजाना घाटी भरने लगी। तभी वहाँ एक साधु के रूप में और झुंड आ गया। उनमें से एक साधु कहता है, मैं अपना धन साधुओं के वेश में छुपा कर लाया हूँ। ही। राजा विक्रम सिंह कहते हैं, खजाना का विवरण कोषाध्यक्ष को लिखवा कर सारा खजाना घाटी में डाल दो। ही। बांकीलाल सोचता है, वाह, इस बार नहीं बचने का डाकू चिड़िया के हाथों। ही। शीघ्र ही खजाना घाटी ऊपरी किनारे तक हीरे जवाहरातों से लबालब बढ़ गया। सेनापति कहता है, अब डाकू यहाँ आ भी जाए तो इतना सारा खजाना उठाकर ले जा नहीं पाएंगे। फिर चप्पे चप्पे पर हमारे सैनिक छुपे हुए हैं। कुछ सैनिकों को हमने बंदरों के खालों में छुपा दिया है। डाकू चिड़िया यहाँ पड़ भी नहीं मार सकता महाराज। बांकीलाल सोचता है, वो पड़ भी मारेगा, खजाना भी लूटेगा और राजा विक्रम को भी मारेगा। ही। डाकू चिड़िया के हाथों के तोते उड़ गए थे। डाकू चिड़िया कह रहा था, बांकीलाल मुंडीराज की उपाधि प्राप्त किए जाने से पूर्व ही भागने में सफल हो गया। इसकी मुंडी काटने के साथ ही हमें डाकूगिरी भी जारी रखनी होगी। विशालगढ़ को कूच करने से पूर्व हमें सप्ताह भर का कार्य 2 दिन में ही पूरा करना होगा। उनमें से एक डाकू कहता है, सरदार, राजा मुद्रा के सैनिकों को कल मैंने आपका नाम सुनकर थरथर कांपते देखा था। तब डाकू चिड़िया घोड़े पर सवार हुए कहता है, तो फिर चलो आज हमें उसे ही लूटते हैं। मुद्रा नगर में भय फैला गया था। डाकू चिड़िया अपने डाकुओं के साथ वहाँ जा धमका। सारे नागरिक वहाँ डाकू चिड़िया को देख भागने लगे इधर उधर, और डाकू चिड़िया आ गया, डाकू चिड़िया आ गया। तब डाकू चिड़िया कहता है, जो कोई भी रास्ते में आए उसको घोड़े के पाँव से के तले कुचल डालो। ही। उनमें से एक डाकू कहता है, सरदार, हम तो महल में के भीतर आ गए परंतु हमें रोकने के लिए एक भी सैनिक नहीं आया। डाकू चिड़िया कहता है, सब चूहे हैं, बिलों में जा दुबके होंगे। ही। डाकू चिड़िया राजदरबार तक जा पहुंचा। तभी वहां एक राजा आता है डाकू चिड़िया के पास। कहता है, डाकू चिड़िया सरदार का उसके साथियों सहित दरबार में स्वागत है। ही। डाकू चिड़िया, डाकुओं का स्वागत है। डाकू चिड़िया हैरान हो गया था। उसने सोचा, डाकुओं का स्वागत कौन करता है। तभी राजा कहता है, कृपया जलपान ग्रहण करे डाकू जी। ही। डाकू चिड़िया के सोचता है, जलपान। तभी उनमें से एक डाकू चिड़िया कहता है, सावधान सरदार, भोजन सामग्री में विष मिला हो सकता है। डाकू चिड़िया तलवार उठाते हुए राजा के गर्दन पर लगा देता है और कहता है, राजा, हमें राजकोष की राह दिखा। राजा कहता है, अवश्य, किंतु राजकोष तो खाली है। ही। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को धन की आवश्यकता थी, हमने सारा धन उनको उधार में दे दिया। ही। डाकू चिड़िया कहता है, किंतु कहीं ना कहीं एक मुद्रा तो छोड़ी होगी, हम वही लूटेंगे और तुझे मुंडीराज की उपाधि देंगे। राजा कहता है, यहाँ केवल आटा, दाल, चावल और सब्जियाँ ही बची है जो तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। बोझ ढोना है तो उन्हें लूट ले जाओ। ही। डाकू चिड़िया कहता है, हमें क्या भिखारी समझा है, हम डाकू हैं, धन लूटते हैं, वापस चलो। अपने सारे डाकुओं को आगे देता है वापस चलने का। तब राजा खुश हो जाता है। ही, बच गया मैं। उनमें से एक डाकू कहता है, किंतु अब क्या होगा सरदार। डाकू चिड़िया अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और जाने लगता है। कहता है, यदि हमने डाके नहीं डाले, धन संपत्ति नहीं लूटे, तो फिर अपनी बहन बेटियों को दहेज कैसे दे पाएंगे। उनमें से एक डाकू कहता है, हमें दहेजगढ़ के लोग यहाँ आकर इसलिए तो डाकू बने हैं ताकि प्रत्येक माँ दहेज की व्यवस्था कर सके।
डाकू चिड़िया कहता है, चिंता मत करो, एक राजा के यहाँ धन नहीं मिला तो क्या हुआ, हम दूसरे निकटवर्ती राजा को लूटेंगे। चलो राजा विराट के यहाँ डाका डालेंगे। ही। राजा विराट कटोरा लिए खड़ा था। राजा विराट भिखारी के वेश में अपने महल के बाहर खड़ा था कटोरा लेके। राजा विराट कहते हैं, मेरा सारा धन विक्रम सिंह का कर्जा उतारने में चला गया। मैं और मेरे मंत्री, दरबारी, सैनिक सभी कटोरा हाथों में लेकर भीख मांगने जा रहे थे ताकि महल का खर्च निकाला जा सके। तभी सारे डाकू फिर वापस लौट आए अपने घोड़े पे सवार और कहते हैं, हुन की होगा सरदार। डाकू चिड़िया कहता है, दूसरा राज्य भी निकट है, चलो वहाँ जाके लूटते हैं। डाकू दल शीघ्र ही राजा शांत प्रशांत के यहाँ जा पहुँचा। वहाँ राजा शांत प्रशांत आराम से अपने महल में बैठ के हवा खा रहा था। उनमें से एक डाकू कहता है, सरदार, राजा शांत तो आराम से बैठा पंखे की हवा खा रहा है, इस प्रकार तो आपके नाम का बिल्कुल भी खौफ नहीं है दिख रहा। राजा शांत कहता है अपनी दासी से, दासी पंखे की हवा तेज करो। ही। राजा शांत कहता है, अपना खजाना विक्रम सिंह को देकर मैं तो निश्चिंत हो गया। तुम्हें मेरा धन लूटना है तो वो तुम्हें राजा विक्रम सिंह के यहाँ ही मिलेगा। ही। डाकू चिड़िया चिढ़ गया। राजा विक्रम सिंह, हाँ, अब हमें तुरंत ही जाना होगा विशालगढ़। उनमें से एक डाकू कहता है, सरदार आप चिढ़ गए। डाकू चिड़िया कहता है, क्योंकि कल दहेज दिवस है और प्रत्येक मास का दहेज लेने हमारे परिवार के संबंधी लोग कल दहेजगढ़ आएंगे। यदि हमारे परिवार वाले उन लोगों को दहेज का सामान न दे पाए तो हमें मुंडी देवता को अपनी मुंडियाँ भेंट करनी होगी। तभी एक डाकू कहता है, ऐसा नहीं होगा सरदार, हौसला रखे। खजाना घाटी का खजाना देख देकर बांकीलाल के मुंह में पानी आ रहा था। बांकीलाल खजाने के पास खड़े होकर कहता है, डाकू चिड़िया के हाथों मोटे मुच्छर के मरते ही इस खजाने पर मेरा अधिकार हो जाएगा। मैं एक भी राजा को यहाँ से एक भी हीरा मोती ले जाने नहीं दूंगा। ही। बांकीलाल कहता है सेनापति से, क्यों सेनापति, यहाँ पर सब ठीक ठाक है ना। सेनापति कहता है, मेरे रहते भला यहाँ क्या होगा, गड़बड़, चारों ओर सैनिकों ही सैनिक के पहरे पड़े हैं। ही। बांकीलाल सोचता है, ये डाकू चिड़िया अभी तक आया क्यों नहीं। ही। आता ही होगा, किंतु मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, कहीं मेरे रहते डाकू चिड़िया आ गया तो मुझे मुंडीराज की उपाधि देने में देर नहीं लगाएगा। डाकुओं को आने में अभी शायद विलम्ब था, मगर कोई और खजाना घाटी तक जा पहुंचा था। बकबक करते हुए दो हंसों का जोड़ा वहां खजाना घाटी पहुंच जाता है। तब सेनापति अपने सैनिक से बोलता है, अरे वो दोनों इस खजाने के ऊपर क्या कर रहे हैं। सैनिक कहता है, सेनापति जी, हंस ही तो है, कोई डाकू थोड़ी ना है। ही। दोनों हंसों ने एक एक मोती चुगा और वापस नभ को उड़ चले। सैनिक कहता है सेनापति से, लीजिए, हंस उड़ गए। सेनापति कहता है, हाँ, ठीक है, अपना ध्यान डाकुओं पर लगाओ, डाकू चिड़िया कभी भी आ सकता है। दोनों हंसों नभ में बादलों का सीना चीरकर उड़ते हुए एक उज्जवल धवल स्थान पर बने सरोवर में उतरे। दोनों हंस पानी में गोता लगा गए। जल महल के स्वर्ण द्वार को पार करते हुए दोनों हंस मानवों में परिवर्तित हो गए। उनमें से एक हंस जो कि मानव में परिवर्तित हो गया, वो कहता है, हंस महाराज हंसादेव की जय हो। ही। हंसादेव कहते हैं, ये तुम्हारे हाथों में क्या चमक रहा है। उनमें से एक हंस जवाब देता है, महाराज ये मोती है। हंसादेव कहते हैं, मोती। हंसादेव कहते हैं उन दोनों हंसों से, ये तुम्हें कहाँ से मिला। पहले राजा इतने सामर्थ्यवान होते थे कि हंसों को मोती चुगाते थे, किंतु ना जाने राजाओं की समृद्धि को क्या हो गया है कि उन्होंने ऐसा करना बंद ही कर दिया है। तब हंस कहते हैं, महाराज ऐसे एक दो मोती नहीं, हजारों बिखरे पड़े हैं। वो तो हमारी चोंच में एक ही आ सकता था, इसलिए हम एक लेकर आ गए। हंसादेव चकित होकर पूछते हैं, हजारों मोती। यदि ये सच है तो मैं दूसरे हंसों को भी तुम्हारे साथ जाकर वहाँ मोती चुगलाने का आदेश देता हूँ। हंस कहते हैं, इसलिए तो हम मोती लेकर सीधा यहीं चले आए। ही। तब हंसराज का आदेश पाकर हंसों का झुंड हंस सरोवर में उड़ा। हंसदेव कहते हैं, हंसदेव ने चाहा तो अब मेरी पुत्री हंसनी अच्छी हो जाएगी। ही। हंसों का झुंड खजाना घाटी में जा पहुंचा और सेनापति की निगाह उन हंसों पर पड़ चुकी थी।
सेनापति कहता है, अरे ये हंसों का झुंड तो खजानों में मोती चुग रहा है। वहाँ खड़े सैनिकों आपस में बात कर रहे होते हैं। उन्हें केवल धनुष बाणों से मारा जा सकता है, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। तब दूसरा सैनिक जवाब देता है, हाँ हमारे पास भाले हैं। अब हम क्या करें? सैनिक सेनापति के पास आता है और कहता है, सेनापति जी अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हंस मोती चुग कर उड़ चले। सेनापति कहता है, ओह हमारा ध्यान डाकुओं पर ही लगा रहा, हम तो भूल ही गए थे कि हंस मोती चुग ले जाते हैं। इधर विशालगढ़ में बांकेलाल की बेचैनी बढ़ी जा रही थी। बांकेलाल सोच रहा था, कमाल है, अभी तक डाकू चिड़िया विशालगढ़ नहीं पहुंचा। उधर से घोड़े की आवाज़ आती है, हिंद। राजा विक्रम सिंह कहते हैं, वाह नहा धोकर घोड़े साफ सुथरे और चमकदार हो गए हैं, ही। मगर इधर बांकेलाल ने सोचा और उधर डाकू चिड़िया अपने दल बल के साथ खजाना घाटी आ पहुंचा। एक डाकू कहता है, सरदार सारा खजाना यहीं पड़ा रखा है। डाकू चिड़िया कहता है, मगर वहाँ सैनिक का सख्त पहरा है, यदि हमने आक्रमण किया तो हमारे भी कुछ डाकू मारे जाएंगे। इस बात से डाकू चिढ़ गया, मगर शीघ्र ही डाकू चिड़िया को एक उपाय सूझा। ओह उपाय सूझ गया, ही। डाकू चिड़िया अपने साथियों को कहता है, तुम सब लोग अपने आप को चादरों में ढक लो, ही। छत्ते पर पत्थर लगते ही लाखों मधुमक्खियाँ क्रोधित होकर सैनिकों पर झपट पड़ी। सारे सैनिक चिल्ला रहे होते हैं। सेनापति कहता है, चाहे तैतिया हो अभी आ जाए, डटे रहो मुन्ना भाई, ये इम्तिहान की घड़ी है। पहरा छोड़ा तो डाकू चिड़िया आकर खजाना लूट ले जाएंगे। सैनिक कहते हैं, अरे ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई है? सेनापति कहते हैं, खड़े रहो मुन्ना भाई, ही। डाकू कहता है, अब उन्हें उनके स्थान से हिलाएगा हमारा आक्रमण, ही। डाकू चिड़िया कहता है, और अब चादरें ओढ़ने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि मधुमक्खियाँ एक बार में एक ही डंक मारकर स्वयं भी मर जाती है, ही। सैनिक कहते हैं, डाकू आ गए हैं, हमारे शरीर डंकों के विष से बुरी तरह से दर्द कर रहे हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सेनापति कहता है, मुकाबला मत करो, पर उनको डराने के लिए आगे तो बढ़ो। सेनापति मनी मन सोचता है, वरना वो कमबख्त यहाँ तक आ जाएगा और मेरा भी वध कर डालेगा। डाकू चिड़िया मार काट मचाते आगे बढ़ा। डाकू चिड़िया कहता है, जो भी राह में आए उसे काट दो, ही। सेनापति कहता है, उसे मेरे निकट मत आने दो। डाकू कहता है, अरे कमबख्तों वार करो। डाकू चिड़िया कहता है, अब वार केवल हम करेंगे, ही। सैनिक कहता है, सेनापति जी मेरे विचार से हमें वापस महल लौट जाना चाहिए और बांकेलाल जी व महाराज को डाकू चिड़िया के आक्रमण व लूट का समाचार देना चाहिए। सेनापति कहता है, खामोश, तुम सब जाकर महाराज को सूचित करो, मैं यहाँ रहकर डाकू चिड़िया का मुकाबला करूँगा। जाओ जल्दी जाओ। शीघ्र ही डाकुओं ने सेनापति को घेर लिया। डाकू चिड़िया कहता है, ही। सेनापति तू अकेला हमारा मुकाबला करेगा? सेनापति कहता है, किस मूर्ख को मरना है डाकू चिड़िया, वो तो अपने सैनिकों को वहाँ से भगाने के लिए मैंने ऐसा कहा था, ही, ताकि तुम आराम से सारा खजाना लूट सको। डाकू कहता है, ओह साथियों जल्दी करो, सारा खजाना लूट लो। ये तो बहुत सारा है सरदार, इसको तो घाटी में बाहर निकालने में ही कई दिन लग जाएंगे। डाकू चिड़िया कहता है, फिलहाल इस पर अपना अधिकार करो, ताकि हम इस खजाने के स्वामी राजा विक्रम सिंह को मुंडीराज की उपाधि देने जा सके, ही। डाकू कहता है, अधिकार तो हो ही गया समझो सरदार, ही। सेनापति कहता है, यही अवसर है, सैनिकों को मधुमक्खियों ने काट कर सुझा रखा है, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, विशालगढ़ पर हमला कर दो। डाकू चिड़िया सेनापति से पूछता है, सेनापति बांकेलाल हमें कहाँ पर मिलेगा? उसको भी देनी है मुंडीराज की उपाधि, ही। सेनापति कहते हैं, बांकेलाल राजा का सलाहकार है, वो भी वहीं पर मिलेगा, अर्थात महल में। सारे डाकू घोड़े पर सवार होकर जाने लगते हैं और कहते हैं सेनापति से, तो फिर ठीक है, हम अभी लौटते हैं, तब तक तू मेरे साथियों के साथ यहीं रहेगा। डाकू चिड़िया अपने दल बल के साथ महल पर आ धमका। डाकू चिड़िया कहता है, राजा विक्रम सिंह, तेरे खजाने पर हमारा अधिकार हो चुका है, अब हम तुम्हें मुंडीराज की उपाधि देने आए हैं, अपने सलाहकार बांकेलाल के साथ बाहर आ जा, ही। महामंत्री चिंतित था।
महामंत्री कहता है, अब क्या करें महाराज, सारी सेना खजाना घाटी पर तैनात थी जिसे मधुमक्खियों ने डंक से सुझा डाला। डाकू चिड़िया का मुकाबला कौन करेगा। तभी वहाँ महारानी आती है और बांकेलाल से कहती है, बांकेलाल, सभी राजाओं का खजाना यहाँ लाने से की सलाह तुमने दी थी, अब तुम ही इस संकट से निकालने का मार्ग सुझाओ। बांकेलाल कहता है, वो महारानी जी, मैं वही सोच रहा हूँ। और तभी डाकू चिड़िया कहता है, अब किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, ही। पकड़ लो राजा विक्रम सिंह को और बांकेलाल को, दोनों को एक साथ ही मुंडीराज की उपाधि देंगे, ही। महामंत्री कहते हैं, किंतु बांकेलाल का कौन सा धन तुमने लूटा है। तब डाकू चिड़िया कहता है महामंत्री से, ढपोर नगरी के राजा बलवान सिंह ताकती के खजाने का स्वामी बांकेलाल ही था, जो हमें धोखा देकर खजाना लेकर यहाँ आ गया था। महामंत्री कहते हैं, ओह, इसका मतलब तुम्हें यहाँ की राह बांकेलाल ने ही दिखाई है। डाकुओं का मुकाबला करने का अर्थ था उनके हाथों मृत्यु। इसलिए राजा विक्रम सिंह कहते हैं, ठहरो, कोई इनका मुकाबला करने की चेष्टा ना करे। यदि इनको मेरी हत्या करके प्रसन्नता मिलती है तो इन्हें मेरा वध कर लेने दो। बांकेलाल, डाकू चिड़िया को तुम्हें मुंडीराज की उपाधि देनी है, आओ हम साथ साथ हैं। डाकू चिड़िया कहता है, इनको फल खिलाओ, ही। तभी एक डाकू फल का टोकरी लेके आगे आता है और कहता है, अतिशीघ्र ये फल खाओ, अन्यथा तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। डाकू चिड़िया कहता है, फूल माला पहनाओ, ही। एक डाकू आगे बढ़कर बांकेलाल और राजा विक्रम सिंह को फूलों की माला पहनाता है और कहता है, जल्दी से फूल मालाएं पहन लो, अर्थात सिर कलम कर दूंगा, ही। बांकेलाल कहता है, पहनते हैं भाई, पहनते हैं। डाकू चिड़िया कहता है, मधु दुग्ध पान कराओ, ही। तब महारानी कहती है, खून ओनादा की होगा महामंत्री। महामंत्री कहती है, जो भाग में लिखा होगा वह। तब एक डाकू तलवार लेके आगे बढ़ता है और कहता है, चलो सिर झुकाओ, अन्यथा सिर कलम कर दूंगा, ही। बांकेलाल सोचता है, बेटा बांके, ये तो मोटे के साथ तू भी संकट में फंस गया। महारानी कहती है, सिर झुकाते ही डाकू उनका सिर काट डालेंगे। किंतु इससे पहले कि डाकुओं की तलवार की गाज राजा विक्रम सिंह और बांकेलाल की गर्दनों पर आ गिरती, उससे पहले ही हंसों का झुंड वहां पहुंच जाता है। डाकू चिड़िया कहता है, अरे ये इतने सारे हंस का झुंड यहाँ से कैसे आ गया, ये तो हमें नोच रहे हैं और चोंचों से मार रहे हैं। डाकू चिड़िया कहता है, इनकी चोंच व पंजों के प्रहार से हमारे शरीर जकड़े जा रहे हैं, हमारी तलवारें छूट रही है। बांकेलाल सोचता है, अरे नामुरादो हंसो, कम से कम मोटे के गर्दन को तो कटने देते। डाकू चिड़िया कहता है, दोनों को मुंडीराज की उपाधि दिए बिना तो हम आगे भी नहीं भाग भी नहीं सकते। हाँ। डाकू कहता है, सरदार अब क्या करें। थोड़ी ही देर में सभी डाकू भूमि पर अकड़े गिरे पड़े थे। महारानी कहती है, अरे इन हंसों ने तो कमाल कर दिया, ये हंस आए कहाँ से। तभी उधर से एक आवाज़ आती है, कहता है, इन्हें मैं लाया हूँ, ही। राजा विक्रम सिंह कहते हैं, सेनापति तुम इन्हें लाए हो, परंतु ये है कौन। सेनापति कहते हैं, महाराज ये हंस वास्तव में हंसलोक के हंस है, ये देखिए हंसों का राजा। हंसदेव राजा विक्रम सिंह को प्रणाम करते हुए कहते हैं, महाराज को मेरा प्रणाम। महाराज, आपके खजानों से उठाए गए चंद मोतियों के से हमने बनाया मोतीचूर का लड्डू, जिसका भोग पाकर हंसदेव प्रसन्न हो गए और इन्होंने मेरी पुत्री को दिया शाप वापस ले लिया, जिससे वो ठीक हो गई, अन्यथा वो आजीवन पत्थर की मूर्ति बनी रहती। राजा विक्रम सिंह पूछते हैं, ओह, ये तो ये बात है, किंतु इन्होंने आपकी पुत्री को शाप क्यों दिया था। बांकेलाल गुस्से में सोचता है, मेरी फूटी किस्मत के लिए हूँ। हंसदेव कहते हैं, महाराज मेरी पुत्री हंसनी ने हंस बिरादरी के बाहर जाकर एक मानव युवक पड़ोसी से प्रेम करने की गुस्ताखी की थी। मुझे अपनी पुत्री का विवाह पड़ोसी से करने में कोई एतराज़ नहीं था, किंतु पड़ोसी जिस गांव में रहता था वहां के लोग लोभी थे। उन्होंने मुझसे दहेज की मांग की। मैं दहेज प्रथा के विरुद्ध था। मेरे इनकार करने पर उन्होंने मेरी पुत्री हंसनी से पड़ोसी का विवाह करने से इनकार कर दिया। इस बात से क्षुब्ध होकर हंसदेव ने मेरी पुत्री को श्राप देकर पत्थर का बना दिया और पड़ोसी ने हंसनी की याद को भुलाने के लिए एक व्यापारी दहेजी चंद की पुत्री से मुद्रावती से विवाह कर लिया, जो कि एक कान से बहरी थी, दूसरे से सुन नहीं सकती थी।
तब डाकू चिड़िया कहता है, एक कान आँख से कानी थी और दूसरे से देख नहीं सकती थी, एक हाथ से टूंडी थी और दूसरे से में लकवा मारा हुआ था, एक टांग से लंगड़ी थी और दूसरे से चल नहीं सकती थी, बाल सिर के स्थान नाक पर था, नाक के नीचे और ठोड़ी पर थे। हंसदेव कहते हैं, मगर तुम ये सब कैसे जानते हो? तब डाकू चिड़िया जवाब देता है, क्योंकि मैं वही लड़का पड़ोसी हूँ हंसराज, जिसे उसके पूरे गांव सहित आप ही ने साथ दिया था कि आज के बाद मेरे गांव की कोई भी कन्या बिना दहेज के ब्याही नहीं जाएगी, और यही नहीं, गांव वालों को प्रत्येक माह दहेज देना पड़ेगा। इस शाप के कारण गांव का नाम दहेजगढ़ हो गया और दहेज देने के लिए प्रत्येक परिवार का एक युवक डाकू बनने लगा। डाकू इतने बढ़ गए कि पूरा डाकूगढ़ ही बनना पड़ा। मुझे क्षमा कर देना हंसनी, दहेज कभी नहीं लेना चाहिए। हंसदेव कहते हैं, ओह तो ये बात है। हंसनी कहती है, हाँ, दुल्हन को ही दहेज समझना चाहिए। हंसदेव कहते हैं, अब जब मेरी पुत्री का शाप हट चुका है और तो मैं दहेजगढ़ के लोगों का शाप भी वापस ले लेता हूँ। ही। डाकू चिड़िया कहता है, तो फिर हमें भी डाकू बनने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तब सेनापति पीछे से बोलता है, तो बोलो हंसराज की जय। बांकेलाल कहता है, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। तब तक बांकेलाल अपनी गर्दन बचाने का उपाय सोच चुका था। बांकेलाल कहता है राजा विक्रम सिंह से, महाराज, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं धपोर नगरी के राजा का खजाना लेकर यहाँ क्यों आ गया था, और मैंने शेष राजाओं का खजाना भी खजाना घाटी में रखने की राय क्यों दी थी। राजा विक्रम सिंह कहते हैं, हाँ बांकेलाल, क्योंकि भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा करने की भविष्यवाणी की होगी। दे पुच्ची ही। ऐसा कहते हुए राजा विक्रम सिंह बांकेलाल के गालों पे पुच्ची दे देते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले कॉमिक्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।